हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया पैटर्न एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। यानी हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे क्या है और उसमें पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या है। पैटर्न और स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब ये है कि इकनॉमी हमारी जो इकनॉमी है इंडिया की वो किस चीज़ से बनी है। क्या हमारा सर्विस सेक्टर है, क्या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, और क्या पैटर्न उसके अंदर चले आ रहे हैं, कितना पहले क्या शेयर था, जीडीपी कितना था, क्या था। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप करंटली बात करें इस वक्त, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाती है 2000 से। यानी 2000 ऑनवर्ड अगर आप बात करिए या 2000 ऑनवर्ड, तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाती है। और अगर आप नॉमिनल जीडी टर्म्स में अगर बात करें, नॉमिनल जीडीपी टर्म में, तो हमारी इकोनॉमी दुनिया के अंदर तकरीबन 5th लार्ज इकोनॉमी कहलाती है। 5th लार्ज इकोनॉमी हमारी है दुनिया में। ठीक है, ये देखिए आप उसे अगर 2019 के अंदर आप बात करें तो हमारी इकोनॉमी जो ग्रो की है वो तकरीबन 5% रेट से हुई है ग्रोथ। तो जाहिर है ये 5% ग्रोथ एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छा है। और इसका मेन रीज़न भी यही रहा है क्योंकि हमारे इस टाइम के अंदर आप बात करें अगर 2000 से ऑनवर्ड, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ज़ाहिर पहले हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड किया करते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है हम लोग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। और हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर है। इसी से ज़ाहिर है लोगों को जॉब मिल रही है, उससे लोगों के पास इनकम बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, ये सेक्टर और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आप अगर पहले बात कीजिए, अब जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस लिया था उस वक्त क्या था, सिर्फ हमारी जो इकोनॉमी थी वो टी और कॉटन प्रोड्यूस करती थी और ब्रिटिश को सप्लाई किया करती थी खाली, है ना। आज देखिए हमारे पास डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। जो हमारी मेजर एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त वो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्रीज़ बल्कि हमारे यहाँ और ज़्यादा इस वक्त इम्प्रूव कर रही है। और इस डेवलपमेंट ने हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर ग्लोबल प्लेयर बना दिया है। ग्लोबल प्लेयर का सिंपली मतलब ये है कि अब वो दुनिया के अंदर हर इकोनॉमी से कॉम्पीट करती है। हमारी इकोनॉमी दुनिया की हर इकोनॉमी से कॉम्पीट करती है। 2020 और 21 की अगर आप बात करें, 2021 और 20, तो जाहिर है यहाँ पर एक कोविड का पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा वाला है, कोविड-19 वाला पीरियड है ये। इसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा तो जाहिर है हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और असर उतना पड़ा कि अगर आप ले लीजिए जो सेकेंड क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर 2019 का, उसमें जो हमारी जितनी भी जीडीपी उस वक्त थी उससे जो ये सेकंड क्वार्टर हमारा 2020 का आया, इसमें तकरीबन 24% की गिरावट आई। बड़ी गिरावट है, ये बड़ी है, लेकिन ज़ाहिर है उसका रीज़न है। तो ज़ाहिर है इसमें एक प्रॉब्लम आई हमारे पास सेकंड क्वार्टर में बार बार, लेकिन वो एक पेंडेमिक की वजह से थी। हालांकि जो चीज़ें वो काफ़ी चीज़ें रिटेन भी हो रही हैं और हो गई हैं। अगर आप मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात करें, मैकिन्से एक आपने शायद जानते होंगे, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली डेटा और रिसर्च पर काम करता है। उसका ये कहना है कि इंडिया को, ज़ाहिर है इंडिया को ज़्यादा झटका लगा है इस कोविड-19 से, और इधर बीच में काफ़ी इकनॉमी डाउन भी गई है। ख़ासतौर से जॉब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के पास जो डेटा है, जो उसने रिसर्च की है, उसका कहना ये है कि जो हम लोग 2023 से 2030 के बीच में, 2030 ये जो पीरियड है, इस पीरियड में इंडिया को कम से कम 9 करोड़ नॉन फॉर्म्स जॉब क्रिएट करने होंगे। 90 मिलियंस जिसको हम कहें, 90 मिलियंस जॉब क्रिएट करने होंगे। 90 मिलियन कह लीजिए या 9 करोड़ कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है,
तब हम जाके अपनी प्रोडक्टिविटी या इकोनॉमी को ग्रोथ पर ला पाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जॉब बहुत कम है, ये जो पीरियड हमारा होगा, इस पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी इकोनॉमी को तकरीबन 1.5% पर ईयर ग्रोथ पर लेकर आ पाएंगे। अगर हम इस ग्रोथ को लेकर चलते हैं तो इस पीरियड के अंदर फिर हम अपनी ग्रोथ को ला पाएंगे 8 से 8.5% के बीच में, और ये अच्छी ग्रोथ होती है, ये अच्छी ग्रोथ होती है। यहाँ तक हमें 23 से 30 तक लेकर आना है। ये मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ, जो मैकिन्से ने रिपोर्ट दी है, उसने ये बात कही है। अच्छा, इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइस पर, ये मैं अब करंटली आपकी बात कर रहा हूँ, ये तो हमने कहा कि साहब ये हमें आगे चाहिए। अब फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 की अगर हम बात करें, 21 की अगर हम बात करें, तो जो हमारा इंडिया का नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर, वो कितना है? ये 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं, 2020-21 की। वो इस वक्त तकरीबन $23215 ट्रिलियन है, 235.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बड़ी है, बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डेटा का यूज़ करूंगा बताने के लिए। इसमें डेटा ही डेटा है बेसिकली। इसके अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे डेटा को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। मैंने जो सोर्सेज से ली, जिस सोर्सेज से मैंने डेटा लिया है, वो सोर्सेज मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, कहाँ से लिया है मैंने ये। लेकिन फिर भी आप और सोर्सेज से इसको कंफर्म ज़रूर कीजिएगा अपने एग्जाम में लिखने से पहले। हो सकता है मैंने जो लिया हो या मुझसे गलती हो गई हो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। सो इसलिए डेटा की जहाँ तक बात है, उस डेटा को जब तक आप कंफर्म ना करें मत लिखिएगा। मैंने जिस सोर्सेज से लिया वो मैंने आगे दे दी है। अच्छा, अब आप इकोनॉमिक सर्वे की बात की। जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कहता है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है यूनिकॉर्न्स के अंदर। यूनिकॉर्न्स के अंदर इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। यूनिकॉर्न बेसिकली किसी भी ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जो इसकी वैल्यूएशन स्टार्ट करते वक्त $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यहां बताया गया कि जो तकरीबन हमारे पास 83 यूनिकॉर्न्स इस वक्त हैं। हमारे पास 83 यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी टोटल वैल्यू निकल कर आती है $277.77 बिलियन। 277.77 बिलियन डॉलर निकलकर इनकी वैल्यू आती है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बढ़कर 100 यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे हमारे 2025 तक। और ये कौन कह रहा है? ये अगेन एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, नास्कॉम जेनोव। उसने रिपोर्ट दी है कि इंडियन टेक्नोलॉजिकल टेक स्टार्टअप के अंदर जो कि है, ये मैं बात कर रहा हूँ वो टेक्निकल स्टार्टअप जितने भी होते हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर ये 100 यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे 2025 तक, जो तकरीबन 1.1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। 1.1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे ये 100 यूनिकॉर्न्स मिलकर। ये वही नास्कॉम एंड जेनोव फर्म का कहना है। आप बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे की, ज़ाहिर देखिए ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो सारा रिपोर्ट्स पर बेस करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का कहना है कि 28 जनवरी 2022 तक, यानी इस साल के अभी जनवरी तक, हमारे पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज था वो 634.287 बिलियन डॉलर हमारे पास एज ए फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास था। जाहिर है ये एक बड़ी फिगर है, एक बड़ी फिगर है, ठीक है। तो यानी अब अगर आप शुरू की देखिए और अब की देखिए तो हम उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, हम किस तरीके से शुरू से आखिर तक देखें कि हमारी इकनॉमी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँची है,
कहाँ ग्रो की है? उसके लिए मेरे ख्याल से हम लोग चलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, एज ए हम उसको एक हेडिंग स्टडी करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें जाहिर है हमें इंडिपेंडेंसी मिली थी 1947 के अंदर, अब हम वहीं से इसकी बात करेंगे। देखिए 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, उस वक्त अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ एग्रेरियन थी। हम इसको कहें प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसको एग्रीकल्चर ही डोमिनेट किया करता था। हुआ क्या था, पॉपुलेशन थी और जो मेजर पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयड थी, वो एग्रीकल्चर में थी और बहुत गरीब थे, गरीब लोग थे। छोटे छोटे प्लॉट्स हुआ करते थे, उस पर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे या दूसरी फर्म्स में नौकरियां किया करते थे, एज ए लेबर जॉब किया करते थे और खेती किया करते थे, लेकिन कुल मिलाकर यही काम हुआ करता था। उस वक्त फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम ऐसी छोड़ दें कि ऐसी चलता रहे तो प्रॉब्लम आएगी। वहां गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया को एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बनाएंगे, जिसको कमांड इकोनॉमी भी कहा गया। कहा कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बनाएंगे और उस पर काम, यानी अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बेड़ा उठाया कि नहीं अब काम करना होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा 1951 ऑनवर्ड से 5 ईयर प्लान चालू हो गए, 5 ईयर प्लान चालू हो गए, जिनको काम दिया गया कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइड करेंगे, वो देखेंगे कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, किन में नहीं चाहिए, कौन सा सेक्टर कितना इंप्रूव चाहिए, कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। 1951 से जो एक पीरियड बता रहा हूँ मैं, जो 51 से 1979 तक का था, ये जाहिर है एक 5 ईयर प्लान के अलावा भी था, लेकिन एक जो मैं पूरे पीरियड की बात बता रहा हूं, जो ये एक हमारा पीरियड था, इसके अंदर अगर आप ग्रोथ देखें तो हमारी ग्रोथ 3.1% हो गई थी। इससे पहले तो बिल्कुल नहीं थी, ग्रोथ थी नहीं, लेकिन यहाँ के 3.1% हो गई थी। आप ये कह लीजिए कि 1% पर कैपिटा हम लोग बढ़ गए थे, 1% पर कैपिटा हमारी इनकम बढ़ गई थी। जाहिर है अब आप एक टाइम लेकर चले तो उस हिसाब से ये अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद आप अगर अगला पीरियड लीजिए, इसी पीरियड में अगर आप देखिए तो इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा ग्रो की थी। ये जो 51 से 79 का एक जो पीरियड रहा हमारा, इसके अंदर इंडस्ट्रीज ने बहुत ग्रोथ की थी, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो निकल कर आई थी इसके अंदर, इसी पीरियड के अंदर, वो तकरीबन मान के चलिए कि हम 4.5% पर ईयर, 4.5% पर ईयर इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ आई थी, जो कि तकरीबन आप ये मानिए कि इस पीरियड में अगर आप कंपेयर करें एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी एग्रीरियन इकोनॉमी थी, तो एग्रीरियन इकोनॉमी होने के बावजूद वो 3% पर बढ़ रही है, लेकिन हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो 4.5% पर ग्रो किया था। फिर मैं बताऊं कि इस पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो 3% पर ईयर पर ग्रो किया था, ठीक है। उसके बाद अगर 1980 की बात करें तो हम बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी, यहां हमारा इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगा था, यानी यहां तक आते आते इकोनॉमी सेट होने लगी थी और इंप्रूवमेंट हो गया था। और अगर आप 1980 से 1989 की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए थे और जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़कर 5.5% पर पहुंच गई थी, 5.5% पर ईयर पर पहुंच गई थी, जो कि 3.3% पर कैपिटा थी, 3.3% पर कैपिटा हो गई थी, ठीक है। तो एक बड़ा चेंज था। आप देखिए नीचे आइए तो ये हमारी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। यहां पर एक बात ध्यान में रखिए कि यहां पर ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस किया जा रहा था वो किया जा रहा था प्राइवेट सेविंग्स से, और मिड 1980s के अंदर पहुंचने के बाद ये रुक गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। उसकी वजह ये हुई थी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, जो प्राइवेट सेविंग्स थी, वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब यहां पर हुआ कि आगे ग्रोथ करनी है तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, अगर अब
इंटरनली सेविंग से अगर फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम फॉरेन सोर्सेस से बोरो करेंगे। 80s के हाफ तक ये बात डिपार्ट में आने लगी कि साहब अब जो है हमें दूसरी कंट्री से बोरो करना होगा पैसा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये आई कि जब आपने दूसरे से लेना शुरू करा तो 1990 के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई। जाहिर है अब आप बाहर से पैसा ले रहे हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बिगड़ेगा। आप कैसे प्रॉफिट में जा सकते हैं? सरप्लस में तो जा नहीं सकते। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वही बाहर से आ रहा है। ठीक है, अब 90s जब शुरू हुआ तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से और जो पॉलिसी चेंज की गई थी उनकी वजह से हमारा जीडीपी टेम्परेरीली डिक्लाइन हुई। जो हमारे जीडीपी ग्रोथ थी वो टेम्परेरीली नीचे आ गई। 1989 के अंदर जो हमें उस वक्त 89 के अंदर जो हमें उस वक्त तकरीबन 5.5 से ये बढ़कर 90s 80s 90 में जब ये पहुंच रही थी तो ये बढ़कर 6.9 हो गई थी। ठीक है, ये हमारी 1991 में घटकर सिर्फ 1.1% रह गई थी। ये थोड़ा सा क्राइसिस यहां पर आए थे जिससे हमारी ग्रोथ जो है वो नीचे आई थी। ठीक है, इस टाइम में फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जाहिर है अब आपको बाहर से लोन चाहिए, बाहर से पैसा चाहिए तो आप इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दीजिए। उनके इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है अब हम इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देते हैं। यानी कोई भी आदमी कहीं भी जो है वो पैसा लगा सकता है, कोई भी फॉरेनर आके हमारी कंट्री में कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो कमिटमेंट था जो ये किया गया था ये 1991 जून के अंदर 1991 जून में लागू हुआ। यानी जून 1991 के अंदर हमारी जो इकोनॉमी थी वो एज ए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रीअफर्म कर दी गई थी कि ठीक है अब हमारी कंट्री के अंदर कोई भी काम करेगा। जाहिर है इससे फर्क तो पड़ेगा, लोग पैसा है वो आपकी कंट्री के अंदर लेके आएंगे। अब अगर उसको आप देखिए तो 1991 में हुआ था और बढ़ते बढ़ते 1994 से 95 तक का अगर आप पीरियड देखें 1994 से 95 तक का अगर आप पीरियड को देखें तो हमारी ग्रोथ बढ़कर 5.3% हो गई थी, है ना। ये तो बहुत नीचे पहुंच गई थी लेकिन इस लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई। लेकिन उधर आप 1991 में अगर बात करें तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा था, 17% इन्फ्लेशन था। ठीक है, शुरू में 1991 में जो घट के 9.5% हो गया था 1993 में। उसी पीरियड में ये भी 1991 के बाद क्राइसिस हुए थे तो ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, घटा बाद में वो 1993 तक 9.5% हो गया। लेकिन 1994 के अंदर फिर ये बढ़कर 11% हो गया था। यानी जो इन्फ्लेशन था यहां आकर वो फिर 11% हो गया था। 11% इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, गरीब और पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा और हुआ ही ये इस टाइम में जो हमारा प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े और दूसरे उस टाइम में हमारी शुगर, कॉटन और ऑयल सीड्स की जो सेक्टर था उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल शॉर्टफॉल आया। इन दोनों वजहों से एक तरफ तो ये कुछ सेक्टर पे शॉर्टफॉल आ रहा है और दूसरी तरफ प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उससे हमारी कंट्री में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और एक स्टेगनेंसी आ गई थी कंट्री के अंदर। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या तो नीचे जा रही थी, उसका रेट टोटल तो बढ़ रही थी लेकिन रेट उसका जो है वो घट रहा था। बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो इस बात पर एग्री थे कि क्योंकि वो ग्रोथ इसलिए गिर रही है क्योंकि इन्फ्लेशन का असर पुअर्स पर ज़्यादा पड़ता है और रिच पर नहीं पड़ता है और हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग पुअर हैं, गरीब हैं। जो मेजॉरिटी गरीब है और उनके ऊपर इन्फ्लेशन का असर पड़ा, इस वजह से ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस हो गया। आज हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर खूब बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा सिटीजन्स आज का फ्री है, वो जो चाहे जो जॉब कर सकता है, जो चाहे जो बिजनेस कर सकता है,
कोई प्राइवेट इंटरप्राइज अपना रख सकता है, जो जहाँ चाहे वहाँ जाकर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ सेक्टर हैं जो क्रिटिकल हैं और उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वो अपने पास रखता है। कुछ सेक्टर जैसे डिफेंस है, पावर है, पहले बैंकिंग भी हुआ करता था, प्राइवेट हो गया, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हैं, उसमें गवर्नमेंट की अपनी मोनोपोली है और वो गवर्नमेंट को चलाना ज़रूरी भी है क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। गवर्नमेंट को प्रॉफिट से ज़्यादा अपने सिटीजन्स के वेलफेयर को देखना होता है, ठीक है। अब अगर बात आप कंट्री की ग्रोथ की बात करें तो जो हमारी इकोनॉमी 1992 के अंदर सिर्फ 288 बिलियन डॉलर्स की थी, 288 बिलियन डॉलर्स की थी, वो इकोनॉमी 2020 के अंदर बढ़कर 2.66 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। 2.66 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ा चेंज था ये, ठीक है। जाहिर है इतने काम हो रहे हैं, काम चल रहे हैं, उस वजह से ये सारा चेंज आया। अब हम अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे कि किस सेक्टर ने हमारी जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट किया। यही स्ट्रक्चर है, यही ग्रोथ हम देखनी है। तो पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए ये हमें भी पता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक टाइम में हमारे रेवेन्यू की मेन सोर्स हुआ करता था। हमारी जो इनकम थी उसकी मेन सोर्स हुआ करता था, ये सिर्फ एग्रीकल्चर ही पे हमारा जो एक पूरा का पूरा दारोमदार था, बाकी सारे सेक्टर्स बहुत कम किया करते थे। लेकिन ये अब घट गया है, और ये इतना घट गया है कि 2020 के अंदर अगर आप बात करें, या 2020 की आप अगर बात करें तो ये सिर्फ 18.32% ऑफ द जीडीपी रह गया है। यानी जो पहले तकरीबन पूरा हुआ करता था वो अब 18.22% ही सिर्फ रह गया है, ठीक है। अच्छा, एनालिस्ट का इसमें ये कहना है, हम ये मानने के साथ ये घट रहा है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीडीपी में घट रहा है, लेकिन एनालिस्ट का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये इसलिए घट रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जैसे सपोज कर लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आज भी यही है, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो उनका कहना यह है कि हमारा शेयर तो कम हुआ है लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ है, वो बढ़ा ही है, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स और ऊपर चले गए, इसलिए ये घट के 18% कहलाने लगा, ठीक है। आजकल अगर आप देखिए तो जाहिर है आजकल क्या शुरू से है, अब ज्यादा अब भी बढ़ गई हैं। हमें हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें। देखिए, एक तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इफ़िशिएंट नहीं है जितना इफ़िशिएंट इसको होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैं जो एक छोटे छोटे प्लॉट हैं उनके पास, वो उस पर कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन उनको मानसून का इंतज़ार रहता है। जो पानी बहुत ज़रूरी है क्रॉप के लिए, और वो मानसून का इंतज़ार करते हैं। अगर मौसम में ज़रा सा बदलाव आया, नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो खेती बाड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। दूसरे, जो हमारा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह डेवलप नहीं है। इरिगेशन खुद अपने आप में स्केर से पूरी तरह नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि साहब यहाँ पर ये चीज़ प्रोड्यूस हुई है, इतने टाइम तक मार्केट पहुँच जाए, नहीं पहुँच पा रही, सड़ जाती है बीच में। स्टोरेज नहीं है हमारे पास, बहुत बड़े बहुत ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो गल जाता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। आज अगर आप बात करें तो जाहिर है हमारा जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स के अंदर, और ग्लोबल लीडर है लेमन्स में, बनानाज में, मैंगोज में, पपायाज में, पपीता और लाइम, नींबू वगैरह के अंदर ग्लोबल लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा। लेकिन वहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि इसकी वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा सही है नहीं हो पा रहा है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बहुत सारा उसमें से ख़राब हो जाता है। फॉरेस्ट्री की अगर बात कीजिए तो फॉरेस्ट्री बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री नहीं है, लेकिन जो हमारा सेक्टर है फॉरेस्ट्री का वो ग्रोइंग है बहुत ज़्यादा, और आज भी वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए। जैसे फ्यूल है हमारा, वुड बेस्ड
पैनल्स होते हैं, हमारे पेपर है या पल्प फॉर पेपर होते हैं, पेपर बोर्ड हैं, इन सारी चीज़ों का आज भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे इस फॉरेस्ट्री सेक्टर से ही होता है। ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा फिशिंग और एक्वा सेक्टर भी है, स्मॉल परसेंटेज है इसकी, लेकिन हाँ हमारे यहाँ अच्छा खासा है। फिशिंग और एक्वा कल्चर जो है वो हमारे यहाँ बहुत है, और इंटरनेशनल ट्रेड भी है उसकी। श्रिम्प्स के अंदर सर्डाइंस मछली होती है, मैकरेल होती है, और बहुत सारी अलग अलग हैं जिनको पकड़ा जाता है, बेचा जाता है और ब्रीड कराया जाता है, ब्रीड भी कराई जाती है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे आज काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहां पहुंच गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर आप बात कीजिए तो वो कहां है? देखिए, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो लगातार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। जैसे मैंने बताया था, जाहिर है वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अपनी जगह है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना बढ़ता चला जा रहा है कि अब एग्रीकल्चर का सेक्टर कम होता चला जा रहा है, और उसके अंदर केमिकल जो है वो हमारा इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस है। केमिकल्स के अंदर हम लोग केमिकल्स में बहुत आगे हैं, बहुत प्रोड्यूस करते हैं और बहुत दुनिया भर में बेचते हैं। इसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स भी आ जाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत तेज़ है। जाहिर है हमारा पेट्रोकेमिकल्स जो आया था 1970s के अंदर, इंडिया के अंदर आया था, लेकिन इसने बहुत तेज़ ग्रोथ की है, और 1980s से 1990 के अंदर हमारा ये पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर आ गई थी। 80s और 90s के अंदर ये बहुत ऊपर आ गई। इसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो लार्ज सप्लायर है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल्स के, यानी जो दवाएं हैं वो हम बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैक्सीन वगैरह देखिए अभी बनी थी, सारी इंडिया में बहुत बनी। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स है, जो हमारी दवाएं बनाने वाली कंपनीज हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत दवाएं बना रही हैं और दुनिया भर में बेच रही हैं। इससे जाहिर है हमारी पूरी इकोनॉमी ग्रोथ पर है। इसके अलावा जो और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, टूल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, मशीनरीज हैं, फोर्ज स्टील वगैरह है, इसके अंदर भी हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। कार्स हमारे यहाँ बहुत प्रोड्यूस हो रही है, मोटरसाइकिलें हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी बेच रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो माइनिंग में भी बहुत काम कर रहा है। जो माइनिंग्स हैं उसमें जेम्स और कॉमन मिनरल्स वगैरह हैं, जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइड है, गोल्ड है, अलॉन्ग विद एप्स्टून है, यानी यूरेनियम है, लाइमस्टोन है, मार्बल वगैरह है। इसमें बहुत ज़्यादा माइनिंग की जा रही है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ ग्रोइंग की तरफ है, ग्रो कर रहा है। अगर आप 2019 से 20 की बात करें, 2019 से अगर आप 2020 की बात करें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर 729 मिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस किया गया था। 729 मिलियन टन्स कोल माइंस किया गया था। ये बात और है कि ये हमारी अपनी खपत के लिए पूरा नहीं है, हमारे यहाँ अपनी खपत पूरी नहीं करता, लेकिन हाँ इतना कोल किया गया था। बाकी आप ऑयल और गैस को लीजिए, ये हमारे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑयल है, ऑयल ये एक रेट है जिन पर ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑयल है वो जो 34.2 मिलियन मैट्रिक टन्स हुआ है, 34.2 मिलियन मैट्रिक्स टन प्रोड्यूस किया है। इसी तरीके से आप गैस लीजिए, जो गैस है ये हमारी 32.9 बिलियन क्यूबिक मीटर, 32.9 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं 18 से 19 के बीच में। ये जो है ये 2018 से 2019 के बीच का बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बड़ा है ये देखिए। तो आप ये देखिए, इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जो सारे सेक्टर मिलकर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और सारे के सारे ही सेक्टर हमारे वो ग्रोथ पर हैं। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस सर्विस आउटसोर्सिंग। इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी को मैं सिर्फ आईटी लिख रहा हूं, आप लिखें तो इसको पूरा लिखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सर्विस आउटसोर्सिंग एंड बिजनेस सर्विस आउटसोर्सिंग, ये भी हमारे एक सेक्टर। देखिए पिछले आप 60 सालों से देखिए, आप अगर पिछले 60 सालों से आप देखिए, जो हमारा सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर है वो एक फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी पहले एक से एक फ्रिक्शन ऑफ पार्ट हुआ करता था जीडीपी का हमारा ये सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन आज अगर आप 2019 और 20 की बात करें, 2019 और 20 की बात करें अगर आप इसको, तो ये अब बढ़कर हमारे जीडीपी का तकरीबन 55% पहुंच गया है, % ऑफ जीडीपी। ये बहुत बड़ा है, ज्यादा है, अच्छा खासा है, अच्छा है, अच्छा डेवलपमेंट है। मैं कह रहा हूं पहले एक फ्रिक्शन था, जरा सा था, ठीक है। और उसकी वजह क्या है? देखिए इंडिया के अंदर हम हाई पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, हाईली एजुकेटेड हैं, जो कि हर जगह जाकर बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। देखिए आईटी, जो वर्ल्ड की मोस्ट आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो सीईओज हैं, हालांकि वो कहीं के हों लेकिन वो इंडियन बेस्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो लीडिंग सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर टेली कम्युनिकेशन आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है आपके साथ, और बहुत सारी इसी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में आ जाती है, ठीक है। और ये बहुत सारे वर्कर्स को सिर्फ अपनी हमारी कंट्री में नहीं, दूसरी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं। यानी जो हमारी कंट्री का ये लीडिंग सेक्टर्स हैं, टेली कम्युनिकेशन, IT, सॉफ्टवेयर, इसमें हम अपने यहाँ अपने बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयज कर पा रहे हैं, और हमारे लोग इंटरनेशनल कंपनीज में भी जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इन कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कंपनीज देखिए जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज हैं, उसमें इंडियन CEOs हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में आ जाती हैं, जैसे इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, याहू है, फेसबुक जो कि अब मेटा के नाम से जाना जाता है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये बहुत बड़ी कंपनीज। और इन कंपनीज के अंदर बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी आती है, जिसको BPO कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। ये जाहिर है ये थोड़ा लेस सिग्निफिकेंट है, लेकिन वेल नोन है, लोग इसको जानते हैं। और ये जो हमारी ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ये बेसिकली कुछ ही कंपनी से लीड करता है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, IBM है, हेवलेट पैकर्ड है, डेल है, ये सारी हैं जो कि अपने बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करती हैं, और इंडिया उसका पूरा फायदा उठा रहा है। और इंडिया का जो ये सेक्टर है, BPO सेक्टर, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। और जाहिर है उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, कॉस्ट एडवांटेज होती हैं, रिस्क मिटिगेशंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इधर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर। रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और पहले माना जाता था कि साहब बहुत कुछ ही चीज़ें हैं, कपड़ा वगैरह बेचते हैं, लेकिन आज रिटेल इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो बहुत आगे चली गई है क्लोथ के साथ साथ। या ट्रेडिशनल कंज्यूमर रिटेल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बूम पर है। जो हमारा एग्रीकल्चर रिटेल है, जो माना जाता है कि इन्फ्लेशन कॉन्शियस कंट्री के अंदर काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है, एग्रीकल्चर रिटेल भी बहुत आगे चलता चला जा रहा है। हालांकि कुछ रिसेंट ईयर्स में आप देखिए कि हमारे यहाँ वेस्टेज जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। वेस्टेज एक बड़ा प्रॉब्लम रिटेल में है, क्योंकि जाहिर एग्रीकल्चर चीज़ें हम इसके अंदर बेचते हैं, कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होता है, स्टोरेज सही नहीं है, उसकी वजह से हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, स्पॉइलेज होता है बहुत ज़्यादा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना गया कि 2018 से 2021 के अंदर 4 लाख टन वीट और राइस ख़राब हुए थे, सिर्फ इसी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। 4 लाख टन चावल और गेहूं ख़राब हुए थे 2018 से 2021 के बीच में, ठीक है।
और जितना ये हम बता रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब इतना फूड हमने वेस्ट किया जितना कि 80 मिलियन पीपल को किसी भी कंट्री में खाना दिया जा सकता था। हमारे यहाँ वैसे बहुत गरीबी है, हमें इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक रिपोर्ट कहती है कि ये जो स्टोरेज है, प्रॉब्लम्स को घटाया जा सकता है और ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को घटाया जा सकता है अगर कंबाइनली गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ काम करें। ठीक है, और जाहिर है इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और चीज़ें हल्के हल्के इंप्रूव हो भी रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं है। हल्के स्टोरेज की भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी लगातार इंप्रूव किए जा रहे हैं, रोड सिस्टम लगातार इंप्रूव किए जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जाहिर है एक टाइम में आके हमें मान के चल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग किए जा रहे हैं। अब एक अदर सेक्टर्स और देख लेते हैं। अदर सेक्टर्स में क्या क्या आता है? देखिए, अदर सेक्टर्स में मेनली तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह आता है और टूरिज्म आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखिए हम लोग बहुत काफ़ी हद तक हम लोग डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जिसमें ऑयल है, गैस है, कोल है, ये करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग ज़्यादा चलते चले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। हम अपनी कैपेसिटी को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, क्योंकि इससे बिजली ज़्यादा मिलेगी, पावर ज़्यादा मिलेगी और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लोग बिल्कुल ही डिपेंड कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल पर, वो थोड़ा सा कम होगा। इसी तरीके से टूरिज्म को ले लीजिए, टूरिज्म भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। और 2018 की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया के अंदर 2018 में 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया विजिट किया था, जो कि आप मान के चलिए 28.585 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस था। 28.585 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस था, ये इंडिया ने इस बीच में कमाया, बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल जो है उसका कहना यह है कि इंडिया का जो जीडीपी का पार्ट है 2019 के अंदर वो तकरीबन मोर देन 10%, समथिंग लाइक 10.3% जो है वो टूरिज्म से आ रहा है। उसके अलावा इंडिया का मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है और एक और प्राइवेट एसोसिएशन है अर्नेस्ट एंड यंग जो डेटा और रिसर्च पर करती है। उनका कहना यह है कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है वो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स का है। मेडिकल जो टूरिज्म है हमारा, मेडिकल टूर बाहर के आते हैं, वो 2020 के अंदर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा 2020 में ये तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, यानी ये सेक्टर भी बहुत आगे हमारा जा रहा है और बहुत इसकी देखिए वजह भी है कि इंडिया के अंदर जो है वो मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उसकी वजह क्या है? लो कॉस्ट हेल्थ केयर मिलती है यहाँ पर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हैं और लो कॉस्ट है। इस वजह से लोग दूर दूर से आकर हमारे यहाँ काम इलाज कराते हैं और इलाज में जो मेन है वो सर्जरीज आती हैं, जैसे हार्ट सर्जरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, कॉम्पिटेंट है और कम रेट में है। इसके बाद हिप सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, ये सारे प्रोसीजर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किए जाते हैं और सस्ते हैं और हाईली कॉम्पिटिटिव क्वालिटी के हैं। यानी हम मान के चलें कि स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पे हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली इकोनॉमी के बारे में हुआ, क्या है सेक्टर, क्या इसके कंट्रीब्यूशन है। अब जाहिर है हम उसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इकोनॉमी के अंदर और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं रिसेंटली। ये सब जाहिर है इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा है, तो मैं हर बार यहाँ डेटा लिखूं मिटाऊं, उससे मैंने क्या किया कि वो सारे डेटा मैंने लेके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। उसको मैं यहाँ प्रेजेंट करके आपको बताता रहूँगा कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो मैं ज़रा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूँ, फिर मिलते हैं। चलिए तो देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या है।
इसके अंदर मैंने जैसे बताया आपको शुरू में कि इसमें सिर्फ एक डेटा है, इसलिए मैंने इसकी पावरपॉइंट स्लाइड्स बनाई हैं। तो मैं इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो मैं इसको डेटा को पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कौन सा कहाँ का डेटा है, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ज़ाहिर जो सोर्सेज हैं वो मैंने दी हुई हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है रिसेंट डेवलपमेंट्स, दी प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल, जिसको हम लोग PEVC कहते हैं, सेक्टर रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ $6.8 बिलियन अक्रॉस 102 डील्स in November 2021, that is 42% higher than in November 2022। जो हमारी इसकी डील्स हैं, जो हमारी इसके अंदर PEVC के अंदर जो सेक्टर के अंदर हमारी डील्स हैं, वो तकरीबन 2022 से 21 के अंदर 102 डील्स हुई हैं, जो कि वर्थ $6.8 बिलियन की हैं। India's merchandise export between April 2021 and December 2021 were estimated at $299.74 billion, जो कि 48.85 ईयर टू ईयर इंक्रीज है। यानी हर साल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 48.85% ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप उसमें देखिए कि सिर्फ हमारे यहाँ अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है वो $299.74 बिलियन रहा है। इन दिसंबर 2021 द मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स PMI जो है हमारी इन इंडिया स्टूड एट 54.4%। अब मैं यहाँ पर डिटेल में इस इंडेक्स को नहीं बता सकता, इसको आप नेट पे जाकर देख लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिएगा। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये हमारे यहाँ 2021 दिसंबर में 56.4 थी। उसके बाद आ जाइए द ग्रॉस GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू, जो कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, इससे कलेक्शन स्टूड एट ₹1.38 ट्रिलियन, जो कि $18.42 मिलियन होता है इन जनवरी 2022। दिस वाज 15% राइज ओवर द इयर्स अगो। यानी 2022 के अंदर जनवरी में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था GST से, वो $18.42 बिलियन था, यानी कि 1.38 ट्रिलियन रुपीस था। इससे पहले जो किया था उससे 15% ये ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPITT, Delhi, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, FDI equity inflow in India stood at $547.2 billion between the April 2000 and June 2001। यानी इस पीरियड के बीच में जो हमारा FDI है वो तकरीबन 547.2 बिलियन का रहा है, और ये बताया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP फॉर नवंबर 2021 स्टूड एट 128.5 अगेंस्ट 126.7 फॉर नवंबर 2022। यानी नवंबर 22 में जो हमारा इंडेक्स था इंडस्ट्रियल प्रमोशन का, वो 126.7 था, जो बढ़कर 128.5 हो गया 2021 में। कंज्यूमर फूड प्राइवेट इंडेक्स CFPI कंबाइंड इन्फ्लेशन वाज 2.9% इन 2021-22 अप्रैल दिसंबर अगेंस्ट 9.1% इन दी करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो ये देखिए इसमें काफी चेंज है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन वाज 5.2% इन 21-22, जो कि 2021 के अंदर 6.6% था। तो ये घटा इधर, ठीक है, यानी पहले इतना था, अब इतना हो गया, घट गया ये 22 के अंदर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट इज FPIs इन्वेस्टेड ₹5,009 करोड़, जो कि $6.66 बिलियन बनता है इन द कैलेंडर ईयर 2021। ये पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। ना अब देखेंगे हम कि गवर्नमेंट ने इस पीरियड में रिसेंटली
क्या इनिशिएटिव लिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, क्या क्या नई नई चीज़ें की हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं कि हम इकोनॉमी को और ऊपर ला सकें। The government of India has taken several initiatives to improve the economic condition of the country. Some of these are, ये देखिए, द यूनियन बजट ऑफ 2022-23 जो अभी हमारा बजट आया है उसके अंदर 4 प्रायोरिटीज दी गई हैं। गति शक्ति, जिसके अंदर डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट और इन्वेस्टमेंट, एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। इन द यूनियन बजट 2022-23 इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 27%, यानी वो कितना है, 10.6 लाख करोड़ असाइन किया गया है टू बूस्ट द इकोनॉमी। दिस विल बी 4.1% ऑफ द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारी टोटल जीडीपी है उसका 4.1% हमने सिर्फ ग्रोथ प्रोडक्शन के लिए असाइन किया है। अंडर द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, द नेशनल हाईवेज नेटवर्क विल डेवलप 25,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवेज नेटवर्क विच विल बी वर्थ ₹20,000 करोड़। अब देखिए, जाहिर ये गति शक्ति का यही तो है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन को जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो हमारी तेज हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने 25,000 किलोमीटर का हाईवेज बनाने के लिए कहा है और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए असाइन किए हैं। इन 2022-23 इंक्रीज, ये इसका पीरियड है। Increase government expenditure in expected to attract private investment with a production linked incentives scheme providing excellent opportunities। इस पीरियड में गवर्नमेंट ने काम ये भी किया है कि उसने कहा है कि किसी तरीके से बाहर से जो है वो इन्वेस्टमेंट को हम बुलाएं, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको हम एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्ट करें कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं, और जाहिर एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी कमाने के लिए, और गवर्नमेंट के पास उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। कंसिस्टेंटली प्रोएक्टिव ग्रेडेड एंड मेजर्ड पॉलिसी सपोर्ट इन एंटीसिपेटेड एंड बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। जो ये पॉलिसीज बनाई हैं वो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेंगी। द बजट सेट द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, जिसको हम लोग PLI कहते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स टू बी एक्सटेंडेड टू 14 सेक्टर। यानी ये जो स्कीम पहले थी अब उस स्कीम को 14 सेक्टर्स में एक्सटेंड किया जाएगा फॉर अचीविंग द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड क्रिएट 60 lakhs एंड एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 lakhs करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ना अगले 5 साल के लिए क्या प्रोग्राम बना है, जो हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव है, स्कीम है हमारी PLI स्कीम जो है, उसके अंदर अब 14 सेक्टर्स कर दिए जाएंगे, जिससे कि जाहिर है हम खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी स्कीम है वो बढ़ जाएगी, जिससे हम 60 lakhs यानी 6 मिलियन और एक एडिशनल 30 लाख जो है हम 5 ईयर के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं। यूनियन बजट 2022-23 द गवर्नमेंट अनाउंस फंडिंग फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड incentive, that is PLI scheme for domestic solar cell and module मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रुपीज इतने करोड़। अब यानी इस बजट के अंदर अब सोलर डोमेस्टिक सेल का भी इंतजाम किया जा रहा है, मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इधर किया जा रहा है, और इस बजट के अंदर 24,000 करोड़ रुपीस जो है वो असाइन किए गए हैं इस PLI स्कीम के थ्रू, जिससे कि सोलर डोमेस्टिक सोलर सेल्स का इंतजाम किया जाएगा और मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसी तरह बजट के अंदर द गवर्नमेंट अनाउंसेस द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बल्क ड्रग विच वाज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज इतना। एक बल्क ड्रग स्कीम भी चलाई गई है इसी PLI स्कीम के अंदर, जिसके लिए अलग से 2500 करोड़ रुपया दिया गया है। इसी से जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने अनाउंस किया है कि स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग इन 5G विल बी लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ PLI, यानी इसी PLI के अंदर अभी 5G स्कीम भी मिला दी गई है। सितंबर में यूनियन बजट अप्रूव मेजर रिफॉर्म्स इन द टेलीकॉम सेक्टर्स विच इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट। यानी इस सितंबर 2021 के अंदर जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक रिफॉर्म को अप्रूव किया है, जिससे हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत आगे बढ़ेगा और जाहिर है उससे बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलेंगी।
Key reform include the rationalization of the adjusted growth revenue, rationalization of banks guaranteed BGs and the encouragement spectrum sharing। ये 3 अलग अलग रिफॉर्म्स हैं। पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ एडजस्टमेंट ग्रोस रेवेन्यू, यानी किस तरीके से हम ग्रॉस रेवेन्यू को बढ़ाएं, किस तरह एडजस्ट करें, उसको रैशनलाइज करें, और किस तरीके से हम गवर्नमेंट की गारंटीज को रैशनलाइज करें, और किस तरह से हम स्पेक्ट्रम शेयरिंग को इनकरेज करें। In the budget, the government has allocated rupees 44,720 crore to भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL को इतना पैसा दिया है इन्होंने फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द 4G स्पेक्ट्रम। यानी 4G स्पेक्ट्रम पे BSNL काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने इतना पैसा BSNL को दिया है इस स्कीम के थ्रू। मिसेस निर्मला श्रीरत्नम एलोकेटेड रुपीज 650 करोड़, ये अभी बजट की बात हो रही है, उन्होंने अनाउंस किया है फॉर डीप ओशन मिशन दैट सीक्स टू एक्सप्लोर वास्ट माइंड लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। यानी अब जो हमारे जो सी के अंदर जो काम हो रहा है, जो रिसर्चेज हो रही हैं डीप सी के अंदर, उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOC हैज रुपीज इतने 13,700 करोड़ इन 22-23 फॉर सेवरल की स्पेस मिशंस इन ज्ञानयान, चंद्रयान एंड आदित्य L1 सन। यानी अब जो हमारी सैटेलाइट वगैरह ऊपर जो काम हो रहा है, स्पेस में काम हो रहा है, उसके लिए और जो हमारे सी के लिए है, इन रिसर्चेस के ऊपर भी खासा पैसा दिया जा रहा है। द गवर्नमेंट अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडवांस केमिस्ट्री सेल्स ACC, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज एट एन एस्टिमेट आउटले ऑफ रुपीज 18,100 करोड़। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट द डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुपीज इतने। यानी एक नया काम शुरू किया है कि साहब जो बैटरीज हैं, एडवांस केमिकल सेल बैटरीज हैं, उस पर काम किया जाए। इससे होगा ये कि अगर जब ये रिसर्च सक्सेस हो जाएगी, इस पर काम होने लगेगा, तो बाहर का पैसा भी आके इसमें लगने लगेगा। She announces in the Union Budget 2022-23 that Reserve Bank of India will issue digital rupee using blockchain and other technology। ये एक नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे कि एक ये डिजिटल रुपी तैयार करेंगे। यानी आप मोबाइल से जैसे पेमेंट कर देते हैं, तो उस पर अब ज़्यादा आगे काम किया जाएगा। In the Union Budget 22-23, Railways got an investment of rupees 2.38 lakh crore and over 400 new high speed trains were announced। यानी ये जो पैसा दिया गया है, अब 400 न्यू स्पीड ट्रेन्स बनाई जाएंगी। द कंसेप्ट ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। जो एक कंसेप्ट था कि साहब एक स्टेशन हो, एक प्रोडक्ट हो, यानी बेसिकली ये बताया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से कनेक्ट किया जाएगा और हिंदुस्तान को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाएगा जैसे कि बिल्कुल एक ही स्टेशन है, सारा का सारा एक ही प्रोडक्ट। In June 2021, the RBI announces that the investment limit to foreign portfolio investors in state development loans and government securities GSEC would persist unaffected at 2% to 6%। यानी अब अगर आपको RBI कह रही है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको कहीं भी इन स्कीम के थ्रू, तो आपको इतने में इतनी लिमिट मिली हुई है, 2 से 6% तक आप कर सकते हैं। 2% आप कर सकते हैं FPI के अंदर और 6% कर सकते हैं SDL के अंदर। To boost the overall audit quality, transparency and add value to the business, in April 2021, the RBI issued a notice new norms to appoint statutory and central auditors for commercial banks, large urban cooperatives and large non-bank housing finance। जितने भी ये फाइनेंस हैं, बैंक्स हैं और ये सब हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इनको कहा गया कि ये सारे बिजनेस जो है वो एक काम करें और सामने लाएं। मतलब ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ये ना हो कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे पता ना हो, इस पर रूल बनाए गए। और इसी टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड रुपीज 2,250 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन 2021। यानी इस पीरियड के अंदर जो हॉर्टिकल्चर है हमारा, उसके डेवलपमेंट के लिए भी इस बजट में इतना पैसा 306.80 मिलियन डॉलर दिए गए हैं। In November 2020, the government of India announces rupees 2.6 lakhs crore
stimulus package to generate job opportunities and provide liquidity support to the various sectors like tourism, aviation, construction, housing। यानी ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर के अंदर जॉब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इस काम के लिए गवर्नमेंट ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। ऑल्सो इंडिया कैबिनेट अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम टू प्रोवाइड ₹2 ट्रिलियन over 5 years to create jobs and boost production in the country। जाहिर है, देखिए जॉब अगर क्रिएट करने हैं तो उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो जॉब अपने आप आने लगेंगे। तो गवर्नमेंट इतना पैसा उसके लिए इन्होंने असाइन किया है कि किसी तरह प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं ताकि जॉब निकले। Numerous foreign companies are setting up their facilities in India on account of various government initiatives लाइक मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। यानी ये दो स्कीम चलाई थी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। इनके जरूर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग लाकर पैसा लगाएं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज ट्राइंग टू बूस्ट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद एन एम टू टेक इट 25% ऑफ द GDP फ्रॉम द करंट 17%। यानी जाहिर है जब इसको ये हमारा सेक्टर बूस्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब बाहर से पैसा आएगा उससे, तो जो हमारा GDP का पोर्शन जो 17% था वो 25% पे इसका पहुंच जाएगा। Besides, the government has also come with the Digital India initiative, which focus on 3 core components like creation of digital infrastructure, delivering service digitally, and increase digital literacy। यानी आदमी डिजिटल लिटरेसी बढ़े, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से हो जाए और हम उसी तरह से सर्विसेज को डिलीवर कर सकें। जो हमारा NAPFI है, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये बैंक दैट विल बी प्रोवाइड ए नॉन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। नॉन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग भी ये देगा, यानी फाइनेंस करेगा लेकिन वो रिसोर्स के लिए नहीं। इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ, यानी अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा 22-23 का, तब से ये काम करना शुरू करेगा और इट इज एक्सपेक्टेड टू रेज ₹4 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 3 years। By November 1, 2021, India and the United Kingdom hope to begin negotiation on a free trade agreement। ये एक नई चीज़ आई थी जो 2021 में हुआ था, यानी इंग्लैंड से बात चल रही है कि फ्री ट्रेड इंडिया और UK के बीच में शुरू हो जाए। The proposed FTI between these two countries is likely to unlock business opportunity and generate jobs। जाहिर है अगर इंडिया और इंग्लैंड के UK के बीच में ट्रेड फ्री हो गया तो बहुत जॉब्स बनेंगी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। एंड बोथ साइड हैव रिन्यूड देयर कमिटमेंट बूस्ट ट्रेड इन द मैनर दैट बेनिफिट ऑल। दोनों अपने अपने कमिटमेंट पर रहेंगे और दोनों को फायदा होगा। इन अगस्त 2021, नीति आयोग एंड सिस्को कोलैबोरेशंस टू इनकरेज वुमेन्स एंटरप्रेन्योर इंडिया। यानी सिस्को ने नीति आयोग ने सिस्को के साथ कोलैबोरेट किया और वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम किया। In August 2021, Prime Minister Mr. Narendra Modi announces an initiative to start a national mission to reach the $400 billion merchandise export target by इतना, यानी इतने तक अगस्त 2021 में अनाउंस किया गया कि 2022 के लास्ट तक हम जो है इतने का एक्सपोर्ट करेंगे। यानी इनिशिएटिव लेंगे हम नेशनल मिशन टू रीच इतने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। हम प्रोडक्ट बनाएंगे और पूरी दुनिया में बेचेंगे इतने का। In August 2021, Prime Minister Mr. Narendra Modi launches digital payment solution e-Rupee, a contactless and cashless instrument for digital payment, ताकि आप लोग बिना हाथ से करेंसी को टच किए ऑनलाइन या मोबाइल के थ्रू या आप डिजिटली पेमेंट को कर सकें। In June 2021, RBI Governor Mr. Shaktikanta Das announces that the policy repo rate unchanged at 4%, यानी पॉलिसी रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है। He also announces various measures including the ₹15,000 crores liquidity support to contact intensive sectors such as the tourism and hospitality। यानी टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में इतना पैसा और लगाया जाएगा ताकि उसका स्टैंडर्ड बढ़े और लोगों को जॉब मिले। In June 21, Finance Minister of G7 countries including the US, UK, Japan, Italy, Germany, France, Canada attained the historic contract on
taxing multinational firms as per which the minimum global tax rate would be at least 15%. This move is expected to benefit India to increase foreign direct investment in the country. उन्होंने कहा कि ये कंट्री सारी मिली और इन सारी G7 कंट्रीज़ हैं कि फाइनल मिनिस्टर आए, इन्होंने मीटिंग की जून 2022 में 2021 में, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ज़ाहिर है अब जो है वो ग्लोबली हम मान के चलेंगे कि साहब इतने % टैक्स को हम अगर कोशिश करें कि साहब लगाया जाए, उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर है हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगेगा कि लोगों को क्लियर होगा कि इतना इन्वेस्टमेंट करना है और इतना टैक्स होगा। इंडियन गवर्नमेंट साइन यूज द $32 million लोन विद वर्ल्ड बैंक फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर एंड सर्विस इन मिजोरम। मिजोरम में सर्विस हेल्थ केयर सर्विस को बूस्टअप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक से इतने पैसे का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इनमें 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB साइन ए फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेकेंड ट्रेंच ऑफ €150 million फॉर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, यानी पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से इतने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सब देखिए डेवलपमेंट हैं जो हो रहे हैं हमारे यहाँ। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल सोर्स, एज ऑफ September 15, 2021, 52 कंपनीज हैव फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर द रुपीज इतने 5,866 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द वाइट गुड्स, एयर कंडीशन एंड LED लाइट सेक्टर। यानी देखिए अब इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए दिया गया कि साहब इतना पैसा हमने लिया है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन माइग्रेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ पार्टनर्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी यहाँ से हमारे यहाँ से एम्प्लॉय इनके यहाँ जा सकते हैं, हमारे यहाँ से एम्प्लॉय इनके यहाँ सकते हैं। इसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। In April 2021, Minister of Railways and Commerce and Industry and Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Mr. Piyush Goyal launches DGFT Trade Facility app to provide instant access to the exporters, importers, anything and anywhere। यानी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिससे कि जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है वो उस एप्लीकेशन पर जाएं अपने मोबाइल के थ्रू और वहाँ से जाकर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। In April 2021, Dr. Ahmed Abdul Rahman Al Bannan, ambassador of UAE to India and founding patron of IICC, stated that trilateral trade between India, the UAE and Israel is expected to reach $110 billion by 2023। यानी अब UAE और इसराइल से जो अपना वो बिजनेस है वो 2020 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना हो जाएगा 110 बिलियन। India is expected to attract investment of around $100 billion in developing the oil and gas infrastructure during 2023। यानी इस पीरियड के अंदर गवर्नमेंट जो है वो लगभग इतना पैसा गैस और ऑयल के अंदर इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी दूसरों से। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग टू 2.5% ऑफ GDP, यानी जो GDP आएगा उसका 2.5% हेल्थ पर खर्च किया जाएगा बाय 2025 तक। ठीक है। तो ये सारा देखिए, ये सारा का सारा डेटा था, इसमें और बाकी कुछ नहीं थी। ये डेटा आपको किताबों से भी मिल सकता है, इंटरनेट से भी मिल सकता है, आप इसको कहीं से भी लेके नोट कर लीजिए। बस इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कब कहाँ क्या हुआ है। और ज़्यादातर डेटा जो आपको अभी नया बजट आया है उससे वो मिल जाएगा। अगर आप बजट को देखें तो लेटेस्ट और जो करंट इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के वो आपको उसी से मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ सिर्फ डेटा बताने की ज़रूरत थी कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कौन सा डेटा हमें चाहिए। अब ये डेटा किसी ईयर का हो, कहीं से आप कहीं से भी कलेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।